हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी क्लास 10th और चैप्टर नंबर 12 शिक्षा और संस्कृति, और इनका लेखक है महात्मा गांधी। तो चैप्टर कवर करने से पहले हम आपसे बता दें कि अभी तक आप 1 से लेकर 11 तक नहीं रीडिंग किए हैं या नहीं वॉइस रिकॉर्डिंग सुने हैं, तो पहले आप 1 से लेकर 11 तक रीडिंग कीजिए, या आप चाहे तो वॉइस रिकॉर्डिंग भी आप सुनिए, तो फिर आप महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति चैप्टर पर आइए। ऐसे करने से आपको यह फ़ायदा होगा कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव याद करने में या ऑब्जेक्टिव को टिक सही मारने में आपको ज़्यादा सहूलता मिलती है। तो इसलिए हम कहते हैं शुरू से पढ़ते हुए लाइन बाय लाइन आओ। तो फिर चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पर गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर है। तो इसे भी आप याद कर ले, क्योंकि एग्ज़ाम बोर्ड में यहाँ से 10 से 15 नंबर तक का कभी कभी कवर किया जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव के रूप में 10 से 15 नंबर पूछ लिया जाता है। यह इस तरह से पूछ लिया जाता है कि जैसे कि श्रम और विभाजन जाति पर था, कौन सा भाषा में लिखी गई है। तो जैसे यहाँ पे निबंध में लिखा गया है, तो आप इसे इस तरह याद कर ले, चैप्टर का नाम याद कर ले और इसका लेखक का नाम याद कर ले, और साथ में आप यह भी याद कर ले कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है। अगर हम एग्जाम्पल में इसको कुछ बतावे तो जैसे कि श्रम विभाजन और जाति पर था, निबंध में लिखा गया है। विश्व के नाथ कहानी में लिखा गया है। भारत से हम क्या सीखे भाषण में लिखा गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध में लिखा गया है। ठीक इसी तरह से इसका चैप्टर में कौन सा चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई, आप ये भी याद कर ले। तो आप चैप्टर का नाम याद कर लीजिए, कौन सी भाषा में लिखी है वो भी याद कर लीजिए, साथ में इसका लेखक का नाम भी याद कर लीजिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से 10 से 15 नंबर, हाँ 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव कम लगभग में पूछ ही लिया जाता है। अगर कितनों कम पूछेगा तो 10 नंबर का तो वो जो 100% है ही 10 नंबर का पूछवे ही करता है कोई भी हालत में। तो आप इसे नोट कर लीजिए एक कॉपी में और आप इसे याद कर लीजिए। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये भी कुछ बताना चाहेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कुछ हिंदी का कोटेशन दिया गया है, तो इसे हम जान लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। हिंदी साधारण जनता की भाषा है, जनता के लिए उसका जन्म हुआ था, और जब तक वह अपने को जनता के काम की चीज़ बनाए रहेंगे, जनचित्त में आत्मबल का संचार करते रहेंगे, तब तक उसे किसी से डर नहीं है। वह विरोधों और संघर्षों के बीच ही पली है। वह किसी राजशक्ति की उंगली पकड़कर यात्रा तय करने वाली भाषा नहीं है। अपने आप की भीतरी शक्ति से महत्वपूर्ण आसन अधिकार करने वाले अद्वितीय भाषा है। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई हिंदी साधारण जनता की भाषा की कोटेशन थी। देखो ऐसा भी नहीं है कि देखो ये पूछा नहीं जाता, ठीक है, लेकिन हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो हिंदी के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है उसे पूरी तरह से निगलेक्ट ही कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं होता है। तो कुछ हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो राष्ट्रीय भाषा के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि लेखक के बारे में कुछ जान लेना बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। देखो रीडिंग हम इसलिए कह रहे हैं करने के लिए, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में बुक से 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव, कम से कम 25 से 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव, कभी कभी 35 नंबर का भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और जो बचा हुआ जो ऑब्जेक्टिव है यानी कि 20 नंबर या 25 नंबर वो व्याकरण से पूछा जाता है। तो 30 से 35 नंबर तुमको कवर करने के लिए बुक रीडिंग देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक बार बुक रीडिंग कर दोगे तो कम से कम 30 से 35 नंबर आ ही जाएगा। तो इसलिए आप प्ले लिस्ट में जाओ और एक एक करके सभी वॉइस रिकॉर्डिंग सुन लो। तो आप अगर आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्टिव दे दे तो आप उसे ज़रूर आसानी से टिक मार दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपके पास, तो हम आशा करते हैं कि आप नोट कर पा रहे होंगे। तो अगर आपके पास ईयरफोन हो तो ईयरफोन लगा के सुने, और अगर आप शांत में बैठ जाए और नोट बनाएं, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। जैसे कि आप महात्मा गांधी के बारे में जो लेखक है इनके बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव आपको लगेगा कि है, उसे हम बोर्ड पे बता देंगे। अगर आपको यहाँ पर लगे कि हमको ये नोट कर लेना चाहिए तो नोट कर लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी के बारे में, जो कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक है। तो स्टार्टेड। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1800
1969 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और उसके आसपास हुई। 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में वे वकालत की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी लंदन गए। 1883 ईस्वी में कम उम्र में ही उनका विवाह कस्तूरबा से हुआ, जो स्वाधीनता संग्राम के उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चली। गांधी जी के जीवन में दक्षिण अफ्रीका 1893 से लेकर 1914 ईस्वी तक प्रवास का ऐतिहासिक महत्व है। वहीं उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग किया। 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत लौट आए और स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने सत्य के प्रयोग किए। अहिंसा और सत्याग्रह उनका सबसे बड़ा हथियार था। उन्होंने स्वराज की मांग की, अछूतो द्वार का नाम किया, सर्वोदय का कार्यक्रम चलाया, स्वदेशी नारा दिया, समाज में व्याप्त ऊंच नीच, जाति धर्म के विधेयक भाव को मिटाने की कोशिश की और अंततः अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आज़ादी दिलाई। गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा, उन्हें बापू, राष्ट्रपिता आदि कहकर कृतज्ञ राष्ट्र याद करता है। गांधी जी ने हिंदी स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आदि पुस्तकें लिखे। उन्होंने हरिजन, यंग इंडिया आदि पत्रिकाएं भी संपादित की। उनका पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित था। उन्होंने शिक्षा, संस्कृति, राजनीति तथा सामाजिक एवं आर्थिक पक्षों पर खूब लिखा और उनके प्रयोग के द्वारा भारतवर्ष को फिर से एक उन्नत एवं गौरवशाली राष्ट्र बनाने की कोशिश की। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में एक सिरफिरी ने उनकी हत्या कर दी। गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षा और संस्कृति जैसे विषयों पर यहाँ हरिजन, यंग इंडिया जैसे ऐतिहासिक पत्रों के अग्रलेखों से संकलित संपादित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत है। इस पाठ में उनके क्रांतिकारी शिक्षा दर्शन के अनुरूप वास्तविक जीवन में उपयोगी व्यवहारिक दृष्टिकोण और विचार है, जिनके बल पर आत्मा, बुद्धि, मानस एवं शरीर के संतुलित परिष्कार के साथ मनुष्य के नैतिक विकास के लिए जरूरी प्रेरणाएं हैं। गांधी जी की शिक्षा और संस्कृति की परिकल्पना नैरी सिद्धांतिक नहीं है, वह जटिल और पुस्तकीय भी नहीं है, बल्कि हमारे साधारण दैनंदिन जीवन व्यवहार से गहरी अर्थों में जुड़ी हुई है। तो ये महात्मा गांधी के बारे में कुछ हम जाने और यह चैप्टर यहाँ पर भी समाप्त हो गया है, यानी कि महात्मा गांधी के बारे में यहाँ समाप्त हो गया है। तो अब हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो हमें आशा है कि आप लोग नोट कर पा रहे होंगे। तो हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा और संस्कृति। अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। वह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, पहले होनी चाहिए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि बच्चों को वह वर्णमाला लिखे और सांसारिक ज्ञान प्राप्त करे। उसके पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है और आत्मा में क्या क्या शक्तियाँ छुपी हुई है। शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीखे। इस सत्य का बल अनुभव करने के कारण ही मैंने सत्याग्रह संग्राम के उत्तरार्ध में पहले टॉलस्टॉय फार्म में और बाद में फीनिक्स आश्रम में बच्चों को इसी ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी। मेरे राय में बुद्धि की सच्ची शिक्षा शरीर की स्थूल इंद्रियों अर्थात हाथ, पैर, आँख, कान, नाक वगैरह से ठीक ठीक उपयोग और तालीम के द्वारा ही हो सकती है। दूसरे शब्दों में बच्चे द्वारा इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है, परंतु शरीर और मस्तिष्क के विकास के साथ आत्मा की जागृति भी उतनी ही नहीं होगी तो केवल बुद्धि का विकास घटिया और एकांकी वस्तु ही साबित होगा। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है।
इसलिए मस्तिष्क का ठीक ठीक और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब साथ साथ बच्चे की शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों को भी शिक्षा होती रही। ये सब बातें अभाज्य है, इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार यह मान लेना कुर्तक होगा कि उनका विकास अलग अलग या एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही नहीं, वह आदि भी नहीं है। वह पुरुष और स्त्री को शिक्षा देने के साधनों में केवल एक साधन है। साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं है। इसलिए तो मैं बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ इस तरह करूँगा कि उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण उसे उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। मेरे मतानुसार इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उत्तम विकास संभव है। इतनी ही बात है कि आजकल की तरह प्रत्येक दस्तकारी केवल यांत्रिक ढंग से न सिखाकर वैज्ञानिक ढंग से सिखानी पड़ेगी, अर्थात बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया का कारण जानना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के ही द्वारा दी जाए। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम आप करने और घर पर माता पिता को मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हो। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता और वे शरीर से कमजोर होते हैं। इसलिए मैं संगीत में कवायद के जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तामील दिलवाऊंगा। इस प्रकार कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योगों द्वारा प्राथमिक शिक्षा देने की मेरी योजना में कल्पना यह है कि यह मेरी ऐसी शांत सामाजिक क्रांति के अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हैं। इससे नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा और समाज की मौजूदा आरक्षित व्यवस्था और वर्गों के परस्पर विषाक्त संबंधों की कुछ बड़ी से बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। इससे हमारे देहातों का दिन दिन बढ़ने वाला हर्ष रुक जाएगा और एक दिन ऐसी अधिक अन्यायपूर्ण व्यवस्था की बुनियाद पड़ेगी जिसमें गरीब अमीर का अप्राकृतिक भेद न हो और हर एक के लिए गुजर के लायक कमाई और स्वतंत्रता के अधिकार का आश्वासन हो। और यह सब किसी भयंकर और रक्त रंजित वर्ग युद्ध अथवा बहुत भारी पूंजी की व्यय के बिना भी हो जाएगा। भारत जैसे विशाल देश का यंत्रीकरण किया गया तो इन दिनों बातों में से एक तो जरूर होगी। मेरी योजना में विदेशी से महंगाई हुई मशीनरी या वैज्ञानिक और यांत्रिक दक्षता पर भी लाचार होकर निर्भय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिर बात यह है कि बड़े बड़े विशेषज्ञों की बुद्धि की जरूरत न होने के कारण एक तरह से जनसाधारण के भाग्य का निपटारा स्वयं उन्हीं के हाथ में रहेगा। जब भारत को स्वराज्य मिल जाएगा तब शिक्षा का क्या ध्येय होगा? चरित्र निर्माण में साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए काम करने में आत्मस्वर्ग की शक्ति का विकास कराने की कोशिश करूंगा। यह साक्षरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किताबी ज्ञान तो उस बड़े उद्देश्य का एक साधन मात्र है। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। इस प्रकार जिन व्यक्तियों का विकास हो जाएगा उनके हाथों में समाज के संगठन का काम मैं खुशी से सौंप दूंगा। मैं चाहता हूं कि उस भाषा अंग्रेजी में और इसी तरह संसार की अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार भरा पड़ा है उसे राष्ट्रीय अपनी ही देसी भाषाओं के द्वारा प्राप्त करें। मुझे रविंद्रनाथ की अपूर्ण रचनाओं की खूबियाँ जानने के लिए बंगला सीखने की ज़रूरत नहीं, वे मुझे अच्छे अनुवादों से मिल जाते हैं। गुजराती लड़कों और लड़कियों को टॉल्स्टॉय की छोटी छोटी कहानियाँ से लाभ उठाने के लिए रूसी भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं, वे तो उन्हें अच्छे अनुवादों के जरिए सीख लेते हैं। अंग्रेजों को यह गर्व है कि संसार में जो उत्तम साहित्य उत्पन्न होता है वह प्रकाशित होने के एक सप्ताह के भीतर सीधी साधी अंग्रेजी में उस राष्ट्रीय के हाथों में आ जाता है।
शेक्सपियर और मिल्टन ने जो कुछ सोचा या लिखा है उसके उत्तम भाग को प्राप्त करने के लिए मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत क्यों हो? यह अच्छी मितव्ययता होगी यदि हम विद्यार्थियों का एक अलग वर्ग ऐसा रख दें जिसका काम यह हो कि संसार की विभिन्न विभिन्न भाषाओं में से सीखने की उत्तम बातें वह जान ले और उनके अनुवाद देसी भाषाओं में करके देता रहे। यह बात मेरे विचार में भी नहीं आ सकती है कि हम कुमंडूक बन जाए या अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर ले, मगर मेरा नम्रतापूर्वक यह कथन जरूर है कि दूसरे संस्कृतियों की समझ और केंद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होनी और उसे सहज कर लेने की बात होनी चाहिए, पहले हरगिज नहीं। मेरा दृढ़ मत है कि कोई संस्कृति इतनी रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। हमने उसे जाना नहीं है, हमें तो उसके अध्ययन को तुच्छ मानना और उसका मूल्य कम करना सिखाया गया है। हमने उसके अनुसार जीवन बिताना छोड़ दिया है। उसका ज्ञान हो मगर उस पर अमल न किया जाए तो वह मसाले में रखी हुई लाश जैसी है, जो शायद दिखने में सुंदर हो परंतु उससे कोई प्रेरणा या पवित्रता प्राप्त नहीं होती। मेरा धर्म जहाँ यह आग्रह रखता है कि स्वयं अपनी संस्कृतियों को हृदयंकित करके उसके अनुसार आचरण किया जाए, क्योंकि वैसा न किया जाए तो उसका परिणाम सामाजिक आत्महत्या होगा, वहाँ वह दूसरे संस्कृतियों को तुच्छ समझने या उसकी अपेक्षा करने का निषेध भी करता है। कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करती है। इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। आर्य लोग भारत के ही रहने वाले थे या जबरन यहाँ आ घुसे थे, इसमें मुझे बहुत दिलचस्पी नहीं है। मुझे जिस बात में दिलचस्पी है वह यह है कि मेरे पूर्वज एक दूसरे के साथ बड़े आज़ादी के साथ मिल गए और मौजूदा पीढ़ी वाले हम लोग उस मिलावट की ही उपज है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे घर के चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी जाए और मेरी खिड़कियाँ बंद कर दी जाए। मैं चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, मगर मैं उनमें से किसी के झोंके में उड़ नहीं जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि साहित्य में रुचि रखने वाले हमारे युवा स्त्री पुरुष जितना चाहे अंग्रेजी और संसार की दूसरी भाषाएं सीखें और फिर उनसे यह आशा रखूंगा कि वे अपने द्वैतता का लाभ भारत और संसार को उसी तरह दे जैसे बोस, राय या स्वयं कविवर दे रहे हैं। लेकिन मैं यह नहीं चाहूँगा कि एक भी भारतवासी अपनी मातृभाषा को भूल जाए, उसकी उपेक्षा करे, उस पर शर्मिंदा हो या यह अनुभव करे कि वह अपनी खुद की देशी भाषा में विचार नहीं कर सकता या अपने उत्तम विचार प्रकट नहीं कर सकता। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। भारतीय संस्कृति उन विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की प्रतीक है जिनके हिंदुस्तान में पैर जम गए हैं, जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है और जो स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुए हैं। यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। वह अमेरिकी ढंग का सामंजस्य नहीं होगा जिसमें एक प्रमुख संस्कृति बाकी संस्कृतियों को हजम कर लेती है और जिसका लक्ष्य मेल की तरफ नहीं है बल्कि कृत्रिम और ज़बरदस्ती की एकता की ओर है। तो यह चैप्टर समाप्त हो गया है, जिसमें गद्य खंड का यह लास्ट चैप्टर था। तो इनसे आप क्या सीखे हमें कमेंट में बताइए, और अगला चैप्टर आप कौन सी चाहती है या चाहते हैं वो हमें कमेंट में बताइए। और अभी तक आप अगर इससे पिछला चैप्टर कवर नहीं किए हैं तो वह कवर कर लीजिए। और एक बात और हम बता दें कि यह वीडियो अगर आपके अगल बगल में कोई 10th का स्टूडेंट हो जो बिहार बोर्ड से हो या फिर रिलेशनशिप में हो या कोई फ्रेंडशिप में हो या फ्रेंड सर्किल में हो या अगल बगल में कोई 10th का स्टूडेंट हो तो उसे यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जो आप सोचो कि यह वीडियो किसकी ज़रूरत पड़ सकती है या पड़ सकता है तो उसे आप यह ज़रूर वीडियो शेयर कीजिए। तो अब हम बात करेंगे इसमें, जैसे कि कुछ प्रश्न बच गए हैं, 10 या 11 प्रश्न है टोटल। तो इसमें जो VVI क्वेश्चन है
वो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप हम स्क्रीन पर देखिए या फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे कुछ प्रश्न है। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं बताएंगे, लेकिन जो इसमें से हम आपको, अगर हम आपको बता दें कि 3 से 4 ही ऐसा प्रश्न है जो कि इस बार नहीं तो उस बार, उस बार नहीं तो इस बार, यानी कि 3-4 साल या 2-3 साल कह ले, माने कि हेर फेर करके 2-3 ही 4 ऐसा प्रश्न है जो कि बार बार इधर से उधर और इधर से उधर करके पूछा जाता है। तो हमारा कहने का मतलब यह हुआ कि हम तो बोर्ड के माध्यम से आपको 11 प्रश्न का आंसर बताएंगे ही, लेकिन जो 3 से 4 ऐसा प्रश्न है जो कि हेर फेर करता रहता है प्रश्न में, जिसे आप VVI क्वेश्चन कहते हैं अपने शब्द में या कह ले, तो इसे हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए हम बोर्ड के माध्यम पे से हम आपको सभी प्रश्न बताएंगे, और इसमें जो भी कुछ बचा हुआ है, पर्यायवाची शब्द है, संधि विच्छेद है, हम सब कवर करेंगे। ऐसा है कि नहीं है कि हम नहीं करेंगे, लेकिन इसमें से जो VVI क्वेश्चन है जो इस बार पूछा जाएगा उस पर हम कुछ ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए बोर्ड पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। देखो, चैनल सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं होता कि हमारा फ़ायदा हुआ। चैनल सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो तुम्हारे तक नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। यानी कि हम जो भी बताएंगे कि इस बार ये प्रश्न पूछा गया है, जो यानी कि कुछ छूट गया है, वो हम कवर करेंगे और वीडियो अपलोड करेंगे, तो तुमको पता चले, नोटिफिकेशन मिलेगा तो पढ़ाई कर पाओगे। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। और हम एक बात आपको ये भी बता दें कि अगर आप अभी तक यानी कि कुछ आपको छूट गया है या कुछ प्रश्न छूट गए हैं या कोई चैप्टर का VVI क्वेश्चन आंसर छूट गया है जो इस बार पूछा जाएगा, वो सब हम कवर किए हुए हैं। तो अगर आप प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं, यानी कि वहाँ पे हर एक जितना भी NCERT का 6 विषय का कवर किया गया है अलग अलग करके। तो उसमें आप जिस सब्जेक्ट का भी देखना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट का जिस चैप्टर का VVI क्वेश्चन आंसर है, तो आप वहाँ से प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कवर नहीं किया गया है, तो यानी कि जो कवर नहीं किया गया है तो उसको हम जितना तेज़ी से होता है, हम बहुत तेज़ी से कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम कवर करके और अपलोड करें वीडियो। हालांकि अभी हमारे वीडियो पर कुछ स्ट्राइक आ गया है कोई गलती के कारण से, तो यहाँ पे अभी कुछ देर 1 सप्ताह के आसपास में यह वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आप 1 सप्ताह जो इसमें अपलोड हुआ है पहले से ही वह पढ़िए। 1 सप्ताह के बाद हम फिर बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर देंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लो, और हम बोर्ड के माध्यम से आपको VVI क्वेश्चन और इसमें जितना सारा प्रश्न, पर्यायवाची शब्द, संधि विच्छेद है, यानी कि इसमें पूरा चैप्टर हम आपको एक बताएंगे, लेकिन जो VVI क्वेश्चन है इस पर हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। तो बोर्ड पर चलते हैं। बोर्ड पर आपको बता दें कि बोर्ड पर आप सोच पा रहे होंगे कि सर कहाँ मिलेगा, तो ये बोर्ड पे आप आके लाइव भी पढ़ सकते हैं, हम लाइव भी पढ़ाते हैं। तो आप बोर्ड पर भी आके पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी वजह से मिस कर पाते हैं, हमारी क्लास नहीं कर पाते हैं, तो ये हम सारा रिकॉर्डिंग फिर से यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं, जो कि आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मेहनत करो और सही डायरेक्शन में मेहनत करो, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसा कहावत है। यह बात सही है, लेकिन तुम्हारे पास अभी खोने के लिए भी कुछ है नहीं, सिर्फ खोने के लिए तुम्हारे पास टाइम है। तो हम आशा करेंगे कि आप अपना टाइम, बहुत बहुमूल्य है आपका समय, और तो ये समय न खोए और आप बहुत तेज़ी से और बहुत लगन के साथ मेहनत करें। तो जाते जाते हम आपको ये भी कहेंगे कि जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ शब्द निधि है, तो शब्द निधि को आप 1 से 2 बार पढ़ के छोड़ दीजिए, इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि यह प्रश्न में पूछा नहीं जाता है, यानी कि जो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि हम इसे नहीं पढ़े, क्योंकि ये शब्द निधि है, तो इसे आप 2 से 3 बार रीडिंग करके छोड़ दीजिए, तो ये आपका हो सकता है, तो ये एग्ज़ाम के समय में आपको इसमें बहुत काम आता है। अगर 1 से 2 बार रीडिंग करके छोड़ देते हैं तो आप इसे 1 से 2 बार रीडिंग करके छोड़ दीजिए, याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो फिर हम बोर्ड के माध्यम से अपने लोग मिलते हैं। ये पहले से ही वीडियो लंबा हो चुका है। वैसे तो हमारा वीडियो लंबा होना या छोटा होना ये हमारे हाथ में नहीं होता है। तो चलिए ठीक है, तो फिर हम बोर्ड के माध्यम से अपने लोग फिर बात करते हैं।
तो मेहनत करो और सही डायरेक्शन में मेहनत करो, गलत डायरेक्शन में मेहनत करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। हम बहुत स्टूडेंट को देखते हैं कि मेहनत करते हुए भी गलत डायरेक्शन में मेहनत करता रहता है। तो गलत डायरेक्शन में मेहनत करने से फल नहीं मिलता है। अगर मेहनत कर ही रहे हो तो हमारा कहने का मतलब है कि सही डायरेक्शन में मेहनत करो। सही डायरेक्शन में देखो, सही डायरेक्शन में कम मेहनत करके भी ज़्यादा नंबर लाया जा सकता है, और गलत डायरेक्शन में ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी ज़्यादा नंबर नहीं लाया जा सकता। इसलिए कम मेहनत करो और सही डायरेक्शन में मेहनत करो। तो कम से कम आप 24 घंटा में 7 से 8 घंटा पढ़िए, और हम आपको बता दें कि आपको 400 से 450 के आसपास में नंबर यह चैनल से आप ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। तो अब ये वाला चैप्टर समाप्त हो गया है। देखो, हम स्क्रिप्ट लेकर नहीं लिखते हैं, ठीक है। जो दिल से आता है वो बातचीत करते हैं। जैसे कि हालांकि आप पहले भी हमारा ऑडियो या वीडियो सुन या हमारे क्लास किए होंगे, तो आप लोग हमारे बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते ही होंगे। तो अभी इतना ही रहने देते हैं इस चैप्टर में, तो फिर हम अगला चैप्टर कवर करेंगे। तो अब हम कल से हम काव्य खंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।